हेलो एवरीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में एक और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सेक्शन 62, जो कि डील करता है राइट शेयर्स से। राइट शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत डिटेल में मैं आपसे अकाउंट्स में डिस्कस करूंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एक चैप्टर करेंगे, उसमें डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा हम ना समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए। पता है, मैं आपको थोड़ा सम अप करके बताता हूँ। पता है कंपनी का मानना क्या है? सुनो, कंपनीज एक्ट का मानना क्या है कि अगर कंपनी फ्यूचर में कोई पैसा रेज करना चाहती है, अगर कंपनी फ्यूचर में कोई पैसा रेज करना चाहती है तो उसके लिए कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है। अगर कंपनी फ्यूचर में क्या रेज करना चाहती है, कोई पैसा रेज करना चाहती है, उसके लिए कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अपने आप में एक लॉजिकल बात बताओ, ये जो कंपनी फर्दर शेयर्स इशू करेगी, सोचो और मुझे बताना, इन शेयर्स पे पहला हक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना चाहिए या इन शेयर्स पे पहला हक पब्लिक को देना चाहिए? आप मुझे अपने आप बताओ। देखो, जो लोग कंपनी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मुझे बताओ पहला हक तो उन्हीं का बनता है ना। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट एक बात बहुत साफ कह रहे हैं, अगर कंपनी फ्यूचर में कोई पैसा रेज करना चाहती है, उसके लिए कंपनी फर्दर शेयर्स क्या कर सकती है, इशू। और जो शेयर्स कंपनी इशू करेगी ना, उस पे पहला हक, राइट मतलब पहला हक हमेशा किसका होगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का हक उन शेयर्स पे हमेशा पहले होगा, बिफोर दे आर ऑफर्ड टू पब्लिक। यानी आप जब शेयर्स इशू करोगे ना, तो पहले किससे पूछो? पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछो। क्या भाई, तुम लोग क्या कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो या नहीं? हां, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खरीदने से मना करते हैं तो फिर आप वो शेयर्स किसको इशू कर सकते हो? आप पब्लिक को इशू कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला हक किसका बनता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। ठीक है, चलो मैं आपको ना यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, उससे समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। मान के चलो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। देखो, मिस्टर ए के पास कंपनी के कितने शेयर्स थे? मिस्टर ए के पास इस कंपनी के टोटल 10,000 शेयर्स क्या थे? अवेलेबल। ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी ने अनाउंस किया राइट इशू। रेशो क्या रखा? काम आएगा ये आपको आगे, 1:5। 1:5 का क्या मतलब है? जिसके पास कंपनी के 5 शेयर हैं, उसे एक शेयर को खरीदने का हम क्या देते हैं? राइट। तो एक बात मुझे क्लियर हुई, शेयर्स आर इश्यूड इन प्रपोर्शन टू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या मतलब हुआ? मतलब शेयर्स प्रपोर्शनेट इश्यू करे जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। मुझे बताओ, जिसके पास कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, उसके पास इन शेयर्स को खरीदने का ज्यादा राइट होगा, और जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर है, उसके पास इन शेयर्स को खरीदने का कम राइट होगा। तो हमेशा ये शेयर्स प्रपोर्शनेट ही दिए जाएंगे, ये शेयर्स हमेशा प्रपोर्शनेट ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास इस कंपनी के, मैं मिस्टर हूं, मेरे पास इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 10,000। और कंपनी ने राइट इश्यू अनाउंस करा 1:5 के रेशियो में, मतलब जिसके पास 5 शेयर है वो कंपनी का 1 शेयर खरीद सकता है। तो मैं यहां पर अगर छोटा सा यूनिटरी मेथड करके आपको बताऊं तो देखो, जिसके पास 5 शेयर है उसके पास कंपनी का 1 शेयर खरीदने का राइट है। तो मेरे पास इस कंपनी के 10,000 शेयर है, यानी 1/5 इंटू 10,000। मतलब बताओ, मैं कंपनी के कितने शेयर खरीद सकता हूं? मैं 2,000 शेयर चाहूं तो खरीद सकता हूं, कंपलसरी नहीं है, मेरी मर्जी है।
चाहूं तो 2000 शेयर खरीद सकता हूं। किस रेट पे? 15 रुपए के हिसाब से मैं खरीद सकता हूं। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास 10,000 की जगह 1 लाख शेयर होते तो मेरा राइट भी बढ़ जाता। 5 शेयर जिसके पास है वो 1 शेयर खरीद सकता है, तो जिसके पास 1 लाख शेयर है तो वो 20,000 शेयर खरीद सकता है ना। तो हमेशा ये शेयर्स प्रपोर्शनेट ही दिए जाएंगे। तो अब मेरी बात जरा काम की सुनना। मिस्टर ए के पास राइट आ गया, एक राइट आ गया कंपनी के कितने शेयर्स को खरीदने का? कंपनी के 2000 शेयर्स को खरीदने का उसके पास क्या आ गया? राइट आ गया। किस रेट पे? 15 रुपए पे। थोड़ा सा मैं और ना इसे जरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सबने पढ़ा है, सुनो मेरी बात। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सबने पढ़ा है, जरा उसके लैंग्वेज में हम इस चीज को एक बार समझ के देखते हैं। देखो, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, यहां पर हो क्या रहा है? कंपनी ने मिस्टर ए को एक ऑफर दिया है। क्या? अगर तुम हमारी कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदना चाहते हो 15 रुपए के रेट पे, तो तुम खरीद सकते हो। यह ऑफर बताओ किसने किसको दिया है? कंपनी ने यह ऑफर किसको दिया है? मिस्टर ए को यह ऑफर दिया है। अब बताओ मिस्टर ए क्या क्या कर सकता है? 3 काम वो कर सकता है। ठीक है। पहला काम कौन सा? वो इस ऑफर को क्या कर ले? एक्सेप्ट। सिंपल बात। मतलब बताओ, कंपनी ने उसे कहा था 2000 शेयर्स तुम खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। मिस्टर ए ने कहा बिल्कुल, लो पकड़ो पैसा, 2000 शेयर्स का 15 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए पकड़ो और निकालो 2000 शेयर। लो खरीद लिए मैंने 2000 शेयर। तो मैंने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। अच्छा, दूसरा, मिस्टर ए चाहे तो इस ऑफर को क्या कर दे? डिक्लाइन, रिजेक्ट कर दे ऑफर को। मतलब कंपनी ने कहा था कि भैया 2000 शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। मैंने कहा मुझे नहीं खरीदने तुम्हारी कंपनी के शेयर। ठीक है। तो मैंने ये ऑफर क्या कर दिया? डिक्लाइन। अब बताओ, अगर ऑफर डिक्लाइन हो गया तो कंपनी अब ये शेयर आगे बताओ किसको दे सकती है? पब्लिक को दे सकती है ये शेयर, है ना। अच्छा, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे जाके आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा। और तीसरा ऑप्शन मिस्टर ए के पास क्या होता है? रिनंसिएशन ऑफ राइट। चलो ध्यान से सुनना। पता है जो वर्ड रिनंसिएशन है ना, रिनंसिएशन वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर। रिनंसिएशन वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर। मैं आपसे जरा डिस्कस करता हूं, मेरी बात सुननी है। आपको पता है कंपनी ने आपको 2000 शेयर्स को खरीदने का राइट दिया। कई बार अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसकी इजाजत दे, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इजाजत देता है तो ये जो राइट कंपनी ने आपको दिया है ना, ये राइट आपको पता है ट्रांसफरेबल होता है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इजाजत देता है तो ये राइट क्या होता है? ट्रांसफरेबल। क्या मतलब हुआ ट्रांसफरेबल का? जरा यहां पर समझना। देखो, ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी है। मुझे बताओ, मिस्टर ए के पास एक राइट है। किस चीज का राइट? वो अगर चाहे तो कंपनी के कितने शेयर खरीद सकता है? 2000 शेयर। किस रेट पे? 15 रुपए के रेट पे। ये राइट है मिस्टर ए के पास। आपको पता है ये राइट ए के पास है, लेकिन ये राइट बी के पास नहीं है। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ना ए जो है वो इस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। ए बताओ इस कंपनी का क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो उसके पास ये राइट है। जबकि बी इस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, नॉट एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और जब वो शेयर होल्डर ही नहीं है कंपनी का, तो उसके पास ये राइट कहां से आएगा? है ना। तो ए के पास ये राइट है क्योंकि वो कंपनी का क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और बी के पास ये राइट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है। अब सुनो, अब
ए क्या कर सकता है, अब इमेजिन करना, ए 2000 शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका रिश्तेदार बी 2000 शेयर्स को खरीदने में क्या है, इंटरेस्टेड। तो मिस्टर ए ये राइट मिस्टर बी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। मिस्टर ए मिस्टर बी को ये राइट क्या कर सकता है, ट्रांसफर। पक्का? लेकिन ये ट्रांसफर आप तभी कर सकते हो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसकी आपको क्या देता है, इजाजत देता है। ठीक है, और इसके बदले ना, ये मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा, इसके बदले ए बी को फ्री में ट्रांसफर नहीं करता, ये ए बी से चाहे तो क्या चार्ज कर सकता है, ए बी से इसके बदले कंसिडरेशन चार्ज कर सकता है। वो एक ही मर्जी है। भैया एक बार बताओ, अपने हक का पैसा मांग रहा हूं आपसे, ठीक है, तो मांग सकता हूं मैं बिल्कुल, लेकिन याद रखना ट्रांसफर तभी कर सकते हो अगर उसकी इजाजत आपको कौन दे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मुझे एक बार दोबारा से बता दो, ए के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। वो या तो इस ऑफर को कर ले एक्सेप्ट, मतलब शेयर्स खरीद ले, या वो इस ऑफर को कर दे रिजेक्ट, मतलब शेयर ऑफर को क्या कर दे, डिक्लाइन। उस केस में कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेच सकती है। और तीसरा केस क्या है, वो ऑफर को डिक्लाइन ना करे, वो इंस्टेड क्या करे, उस राइट को किसी दूसरे पर्सन के नाम पे क्या कर दे, ट्रांसफर, और ट्रांसफर के बदले वो उस पर्सन से क्या ले सकता है, कंसिडरेशन ले सकता है। ठीक है, बाकी मैं पूरा आपको ये केस डिटेल में डिस्कस करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया। तो ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मिस्टर ए के पास। चलो आगे की बात करते हैं। आप सुनो ध्यान से, कुछ बात सिंपल बात है, देखो। अब अगला पॉइंट है लेटर ऑफ ऑफर। अब वो क्या कह रहा है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर का क्या भेजेगी, लेटर भेजेगी। कैसे भेजेगी, पोस्ट से। अब पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट होनी चाहिए, या स्पीड पोस्ट होनी चाहिए, या कोरियर से भेजेगी, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड भेजेगी, या कोई ऐसा मोड जिसका ना प्रूफ अवेलेबल हो। प्रूफ होना बहुत जरूरी है, तभी मैंने ऊपर रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट का है, क्योंकि उनके प्रूफ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा कब भेजेगी, इशू ओपन होने से एटलीस्ट कम से कम 3 दिन पहले। तो जिस दिन आपका ऑफर ओपन होगा ना, जिस दिन इशू ओपन होगा, उससे कम 3 दिन पहले आपको ये ऑफर लेटर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ेगा। अच्छा, कंटेंट्स क्या होंगे इस ऑफर लेटर के, इसमें लिखा होगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, टाइम विद इन विच ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये ऑफर कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, मतलब ओपनिंग ऑफ इश्यू से लेके क्लोजिंग ऑफ इश्यू तक। मतलब आपको अपने ऑफर की एक्सेप्टेंस कितने दिनों के अंदर अंदर देनी है। तो उन्होंने कहा एक्सेप्टेंस देने के लिए मिनिमम आपको 15 दिन देने पड़ेंगे और मैक्सिमम 30 दिन। मतलब आपको बताओ, एक्सेप्टेंस देने के लिए एटलीस्ट 15 दिन देने पड़ेंगे और 30 दिन से ऊपर आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो उसमें उन्होंने एक बात कही है, पीरियड कैन बी लेसर। मतलब मिनिमम पीरियड चाहे तो 15 दिन से कम हो सकता है, मैक्सिमम पीरियड चाहे तो 30 दिन से कम हो सकता है, अगर 90% मेंबर्स अपना क्या दे दे, कंसेंट, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिकली अपना कंसेंट दे दे। ठीक है, अच्छा और क्या आएगा ऑफर लेटर में, एक स्टेटमेंट आएगी, क्या, इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन टाइम लिमिट। मतलब अगर आपने इस पीरियड के दौरान ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा तो मान लिया जाएगा कि आपने ऑफर को क्या कर लिया है, डिक्लाइन कर लिया है। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इस समय के अंदर अंदर आपने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मान लिया जाएगा आपने कंपनी के ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। और एक स्टेटमेंट और आएगी इस ऑफर लेटर में, क्या, आपके पास रिनंसिएशन का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन यह स्टेटमेंट तभी आएगी अगर रिनंसिएशन के राइट पे, रिनंसिएशन पे आर्टिकल्स ने कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हो। ठीक है,
अच्छा, फोर्थ सिंपल बात है, डिस्पोजल ऑफ अनसब्सक्राइब शेयर्स। ये तो मैं आपको पहले बता दिया। मुझे एक बात बताओ, आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया था 2000 शेयर्स खरीदने का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने वो ऑफर कर दिया डिक्लाइन, तो उस केस में कंपनी के पास क्या राइट है? वो शेयर्स को मार्केट में पब्लिक को सेल ऑफ कर सकती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन सच मैनर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज नॉट डिसएडवांटेजियस टू शेयर होल्डर्स एंड कंपनी। तो अनसब्सक्राइब शेयर्स का कौन डील करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डील करेगा। इस तरीके से डील करेगा ताकि वो डिसएडवांटेजियस नहीं होना चाहिए शेयर होल्डर्स को और कंपनी को। अच्छा, ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स, कुछ छोटी छोटी बातें देखो। उन्होंने कहा अगर आप फर्दर शेयर्स का ऑफर इंप्लॉइज को देना चाहते हो तो दे सकते हो, प्रोवाइडेड इट शुड बी अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है प्राइवेट कंपनी के केस में, तो स्पेशल आ गया आपका पब्लिक कंपनी के केस में, ठीक है। अच्छा, और अगर आप फर्दर शेयर्स किसको इश्यू करना चाहते हो? एनी पर्सन को। आप सुनो, एनी पर्सन बोला तो एनी पर्सन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी आ गए, एनी पर्सन, इवन एम्प्लॉइज भी आ गए। एनी अदर पर्सन नहीं बोला, एनी पर्सन। एनी पर्सन में तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी आ गए, एम्प्लॉइज भी आ गए, पब्लिक भी आ गई। तो उस केस में जो प्राइस है ना, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट बात पे आ रहे हैं, बहुत सिंपल सी कुछ छोटी छोटी बातें देखो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोन ऑब्लिक डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। अब सुनो मेरी बात सुनो। अब हो क्या रहा है देखो, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। देखो, ये आपकी कंपनी है और ये पब्लिक है। अच्छा, हुआ क्या, कंपनी ने पब्लिक को ना, कंपनी ने पब्लिक से, थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूं, कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया था, ठीक है। तो लोन के बदले कंपनी ने पब्लिक को क्या इश्यू कर दिए? डिबेंचर्स। और ये जो डिबेंचर्स इश्यू करे है ना कंपनी ने पब्लिक को, दीज आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अच्छा, क्या होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? अच्छा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनमें पब्लिक के पास एक ऑप्शन होता है, क्या? कि वो फ्यूचर में अगर चाहे तो इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं शेयर्स में, ठीक है। तो अब सुनो, अब कंपनी ने क्या करा? पब्लिक को डिबेंचर्स के बदले शेयर्स अलॉट कर दिए। शेयर्स अलॉटेड है ना भाई, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे ना, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होगा? डिबेंचर्स के बदले कंपनी पब्लिक को क्या अलॉट कर देगी? शेयर्स अलॉट कर देगी। तो ऐसे केस में उन्होंने कहा क्या डिबेंचर्स के बदले या लोन के बदले शेयर्स अलॉट करे जा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल करे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर देखो, उन्होंने कहा क्या डिबेंचर्स या लोन के बदले क्या शेयर्स इश्यू करे जा सकते हैं? कंपनीज एक्ट कहता है बिल्कुल करे जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड डिबेंचर्स का जो टर्म्स ऑफ इश्यू है ना, उसमें प्रोविजन होना चाहिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। जैसे मैंने अपने वाले एग्जांपल में बताया कि कंपनी ने पब्लिक को जो डिबेंचर्स इश्यू करे थे, टर्म्स ऑफ इश्यू साफ साफ कहती थी कि वो डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स होंगे? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब आपकी डिबेंचर्स के इश्यू के जो टर्म्स हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि फ्यूचर में कंपनी चाहे तो डिबेंचर्स के बदले शेयर्स अलॉट कर सकती है, और वो टर्म्स ऑफ इश्यू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन,
ठीक है। अच्छा, 7th पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोन डिबेंचर, यहां तक सेम है, इनटू शेयर्स ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। ये एक थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है, क्या है मैं आपको ये देखो एग्जांपल से बता रहा हूं। देखो, गवर्नमेंट ने कंपनी को दिया लोन, उसके बदले कंपनी ने गवर्नमेंट को दे दिए डिबेंचर्स। अब हुआ क्या, जब डिबेंचर्स को रीपे करने की बारी आई, तो कंपनी के पास ना पैसा खत्म हो गया, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस है। तो कंपनी ने गवर्नमेंट से कहा कि भैया हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक काम करो, अपने डिबेंचर्स के बदले हमसे क्या ले लो, शेयर्स ले लो। ठीक है, यानी कंपनी डिबेंचर्स के बदले गवर्नमेंट को बताओ क्या अलॉट कर रही है, शेयर्स अलॉट कर रही है। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कैन पास सच ऑर्डर इवन इफ टर्म्स ऑफ इश्यू डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविजन। याद रखना, गवर्नमेंट डिबेंचर्स के बदले शेयर्स एक्सेप्ट तब भी कर सकती है, इवन दो इशू के टर्म्स में, डिबेंचर्स के इशू के टर्म्स में शेयर्स अलॉट करने का कोई प्रोविजन मेंशन्ड नहीं था, जैसे ऊपर वाले केस में था। तो याद रखना, गवर्नमेंट कन्वर्जन का ऑर्डर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स का ऑर्डर तब भी पास कर सकती है अगर डिबेंचर के इश्यू के टर्म्स में कोई प्रोविजन कन्वर्जन का मेंशन नहीं था, प्रोवाइडेड रीजन फॉर कन्वर्जन मस्ट बी जेन्युइन, जैसे लिक्विडिटी क्राइसिस, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कन्वर्जन जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित में जरूरी है। अच्छा, इफ ऑर्डर बाय गवर्नमेंट हैज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑथराइज कैपिटल, तो याद रखना अगर गवर्नमेंट ऑर्डर जो पास कर रही है उससे कंपनी की ऑथराइज कैपिटल में क्या आ रहा है, इंक्रीज, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंक्रीज करना पड़ेगा। हाउएवर इफ कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड विद टीम टर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ गवर्नमेंट, तो एक बात सुनो, अगर कंपनी गवर्नमेंट की टर्म्स ऑफ कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से या कुछ से कंपनी सेटिस्फाइड ना हो, तो कंपनी एनसीएलटी के पास जाके, ट्रिब्यूनल के पास जाके एक अपील फाइल कर सकती है। एनसीएलटी क्या करेगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा और ऐसा ऑर्डर पास करेगा जो उसे लगता है कि सही है। कौन सी दोनों पार्टीज को सुनेगा, एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ कंपनी है। तो गवर्नमेंट भी अपनी बात रखेगी ट्रिब्यूनल के सामने, कंपनी भी अपनी बात रखेगी ट्रिब्यूनल के सामने, और जैसा उसको लगेगा सही वैसा ऑर्डर वो क्या करेगी, पास करेगी। तो ये आपका बताओ कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 62। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।